I रोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। आई होप आपने इस चैप्टर की पहले की वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस चैप्टर का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करना सिखाया हुआ है। अब आगे चलते हैं। अगर हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है। क्या चीज? कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लग कब रहा है? ये सिर्फ तब लग रहा है जब आप बोटिंग करने जाते हैं, जब आप एक नदी में, एक तालाब में, एक बहुत बड़ी लेक में खुद बोटिंग करने उतर रहे हैं। अब जब भी आप बोटिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि दो चीजें मैटर करती हैं, दो चीजें डिसाइड करती हैं कि आपकी फाइनल स्पीड क्या होगी। वो दो चीजें क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इज द स्पीड ऑफ रोइंग। व्हाट इज रोइंग? जब आप बोट में बैठ के चप्पू चलाते हैं, जिस स्पीड से आप आगे की तरफ करते हैं अपनी बोट को, दैट इज रोइंग। सो स्पीड ऑफ रोइंग क्या है? ये पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। जिस नदी में, जिस लेक में आप बोटिंग कर रहे हैं, एक उसकी अपनी खुद की स्पीड होती है। तो वो क्या है? हो सकता है दैट आप रोक कर ही नहीं रहे, आपने अपना चप्पू जिस भी थ्रू आप बोट को चला रहे थे, आपने उसको बिल्कुल साइड पर रख दिया, लेकिन एक सर्टेन स्पीड होगी खुद स्ट्रीम की, उस नदी की, उसका एक बहाव होगा जो आपको खुद एक आपकी बोट को एक डायरेक्शन में, एक सर्टेन डायरेक्शन में लेके जाएगा। सो दो फैक्टर्स हैं जो बोट की स्पीड को डिसाइड करते हैं। फर्स्ट इज स्पीड ऑफ रोइंग, आप कितनी तेज, किस स्पीड पे रो कर रहे हैं, बोट में चप्पू चला रहे हैं। एंड सेकेंड इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जिस नदी में, जिस लेक में आप हैं, उसकी खुद की सर्टेन स्पीड क्या है। अब ये दो फैक्टर्स जो मैंने बात की थी, दैट इज डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो इन दो से कैसे रिलेटेड है। जब मैं बात कर रहा हूं डाउनस्ट्रीम की, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? मतलब है दैट जिस डायरेक्शन में मेरी स्ट्रीम है, जिस तरफ मेरा बहाव है नदी का, उसी डायरेक्शन में मैंने भी जाना है, उसी डायरेक्शन में मैंने अपनी बोट भी लेके जानी है। सो व्हाट इज डाउनस्ट्रीम? लेट्स से दैट ऊपर पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रही है नदी, तो मैंने भी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ही आना है अपनी बोट लेके। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या है? इट इज द ऑपोजिट। अगर नदी पहाड़ों से नीचे तरफ उतर रही है, तो मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी बोट लेके ऊपर पहाड़ों की तरफ जाना चाह रहा हूं। मतलब जिस तरफ नदी का बहाव है, जिस तरफ स्पीड है स्ट्रीम की, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम आ रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे जाना है। अगर स्ट्रीम नीचे की तरफ आ रही है, नदी नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं चाह रहा हूं दैट मैं अपनी बोट लेके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रैवल करूं। सो दिस इज अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या है? जब मेरी डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन दोनों सेम हो, मेरी बोट भी उस तरफ जाना चाह रही है और मेरी जो स्ट्रीम है, जिसके अंदर मैं ट्रैवल कर रहा हूं, जो नदी है, वो भी उसी डायरेक्शन में है। और अपस्ट्रीम क्या है? जब मेरी बोट की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है उस नदी के बहाव से। नदी अगर नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं कह रहा हूं मुझे ऊपर की तरफ जाना है, दैट इज अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम में फाइनल स्पीड क्या होगी बोट की? देखो, मैं भी एक ही डायरेक्शन में रो कर रहा हूं और स्ट्रीम जो है वो भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उसका बहाव भी उस तरफ है। सो अगर मैं रो ना करूं तो भी एक सर्टेन स्पीड की वजह से, जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड है, उसकी वजह से मेरी बोट आराम से चलती जाएगी। और अगर मैं रो कर रहा हूं, तो जो ये स्ट्रीम है, उसकी स्पीड है, इसकी वजह से मेरी बोट को और पुश मिल रहा है कि वो थोड़ा और तेज ट्रैवल करेगी। तो जब भी डाउनस्ट्रीम की तरफ जाते हैं, जब भी मैं स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा हूं, तो मेरी बोट की फाइनल जो स्पीड निकल के आती है, दैट इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब ये x और y क्या है? मैं कह रहा हूं दैट जो मेरी स्पीड ऑफ रोइंग है, वो मैं लेट कर रहा हूं x किलोमीटर पर आवर,
और जो मेरी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है इसको मैं लेट कर रहा हूं y किलोमीटर पर आवर। जब भी मैं अपनी स्पीड ऑफ रोइंग को लेट कर रहा हूं x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को लेट कर रहा हूं y किलोमीटर पर आवर, तो मेरी डाउन स्ट्रीम में फाइनल स्पीड निकलेगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। क्यों? बिकॉज जिस डायरेक्शन में मेरी बोट है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम भी चल रही है, उसी तरफ उसका बहाव है। लेकिन जब ये दोनों चीजें अलग हैं, जब भी अपस्ट्रीम है दैट इज जिस डायरेक्शन में बहाव है नदी का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मेरी बोट जा रही है, तो फाइनल स्पीड क्या होगी? फाइनल स्पीड उस केस में होगी x माइनस y किलोमीटर पर आवर। क्या होगी? x माइनस y किलोमीटर पर आवर। क्यों? बिकॉज फॉर श्योर जो मेरी स्पीड ऑफ रोइंग है वो मेरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम से ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज तभी मेरी बोट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर पाएगी। अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा हो गई तो मैं तो ऊपर जा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो और पीछे की तरफ और नीचे की तरफ ढकेलता जाऊंगा और नीचे की तरफ मेरी बोट ट्रैवल करती जाएगी, बिकॉज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मेरी स्पीड ऑफ रोइंग से ज्यादा है। सो जब तक मेरी स्पीड ऑफ रोइंग ज्यादा नहीं हो जाती तब तक मैं अपस्ट्रीम ट्रैवल ही नहीं कर सकता, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। सो स्पीड अपस्ट्रीम के केस में फाइनल स्पीड क्या निकल के आ रही है? इट इज x माइनस y किलोमीटर पर आवर, जहां पे स्पीड ऑफ रोइंग है x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है y किलोमीटर पर आवर। एक बार आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कांसेप्ट समझ आया, अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 पे। थोड़े से इसके पार्ट्स हमें डिफिकल्ट लग सकते हैं बिकॉज कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं। अब अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट क्या रहे हैं उसको देखते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 क्या कह रहा है। इट सेज रितु कैन डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ऋतु डाउनस्ट्रीम रो कर पा रही है 20 किलोमीटर 2 घंटे में और अपस्ट्रीम कर पा रही है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। सो इन्हीं को लेते हैं x एंड y। क्या लेंगे? लेट द स्पीड ऑफ रोइंग in still water be x kilometer per hour and the speed of current be y किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड ऑफ रोइंग है स्टिल वाटर में उसको मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर और जो स्पीड ऑफ करंट है उसको मैंने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था दैट डाउनस्ट्रीम में फाइनल स्पीड क्या निकलती है? इन दोनों को ऐड करेंगे सो दैट विल बी x प्लस y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या निकलती है? स्ट्रीम अपस्ट्रीम निकलती है जिस स्पीड पे मैं रो कर रहा हूं, जो है यहाँ पे x माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ द करंट जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। सो x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या रहा है दैट ऋतु 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा पा रही है 2 घंटे में एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर आ पा रही है 2 घंटे में। अब यहाँ पे फिर से इस चैप्टर में हमने पहले भी फॉर्मूला यूज किया हुआ डिस्टेंस टाइम और स्पीड का, उसको यहाँ पे दोबारा लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। सो पहला केस लेते हैं। केस 1 मेरे पास क्या था? केस 1 मेरे पास था जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही थी तो डिस्टेंस उससे ट्रैवल किया 20, डाउनस्ट्रीम था तो स्पीड क्या हो गई? स्पीड हो गई x प्लस y और टाइम कितना लिया? टाइम लिया 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या है? I am getting 20 is equal to 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y। अगर इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरे पास आ रहा है x प्लस y इज इक्वल टू 10 और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले हैं तो फिर मेरे पास आ रहा है x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये मैंने सिंप्लीफाई किया कैसे?
जो 2 यहाँ पे पहले से ही कॉमन था, इसको मैं यहां ले आया, 20 डिवाइड बाय 2 मेरे पास आ गया 10। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है अपस्ट्रीम का। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था 4 किलोमीटर। अपस्ट्रीम है तो स्पीड क्या हुई? स्पीड हुई x माइनस 1 और टाइम क्या है? टाइम है 2। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, अगर x माइनस वाई को मैं इधर ले जाऊं और 2 को इधर ले आऊं ताकि एक बार में सिंप्लीफाई हो जाए, तो मेरे पास आ रहा है x माइनस वाई is equal to 2 because 4 divided by 2 my answer is 2. So x minus y is equal to 2. अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? x minus y minus 2 is equal to 0. So यहाँ पे मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है? मेरे पास पहली इक्वेशन है x plus y minus 10 is equal to 0 और दूसरी इक्वेशन है x minus y minus 2 is equal to 0. अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं कह रहा हूं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। मेरे पास इक्वेशंस हैं x plus y minus 10 is equal to 0 and x minus y minus 2 is equal to 0। यहां पे मैं इनको कर रहा हूं ऐड। अगर ऐड कर रहा हूं तो x plus x is 2x plus y minus y मेरे हो रहे हैं एलिमिनेट and minus 10 minus 2 is minus 12 is equal to 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? 2x is equal to 12, x is equal to 12 divided by 2 that is 6, so x comes out to be 6 किलोमीटर पर आवर। x की सर्टेन वैल्यू मेरे पास से आ गई है that is 6। अब अगर इसी को मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में लगाऊं, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x plus y minus 10 is equal to 0। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 6 को डालूं तो क्या होगा? 6 plus y minus 10 is equal to 0, 6 minus 10, so मेरे पास आ रहा है y minus 4 is equal to 0, y की वैल्यू आ गई 4, so मेरी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर जो मैंने x ली थी वो क्या निकल के आई? वो मेरी निकल के आई 6 किलोमीटर पर आवर, और जो मेरी स्पीड ऑफ द करंट मैंने लेट किया था y that is 4, so speed of the current is 4 किलोमीटर पर आवर। आप लोग एक कंक्लूडिंग लाइन जरूर लिखेंगे, अपने आंसर को फिनिश जरूर करेंगे, that is the speed of rowing in still water is 6 किलोमीटर पर आवर and the speed of the current is 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने यहां तक लिखा देन सुपर्ब। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है, डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब आई होप आपको ये पार्ट समझ आया है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलने से पहले एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी चैप्टर का, इसी बुक का, एनसीईआरटी का, जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 19। द क्वेश्चन सेज अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब इस क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन हमने किया इसमें फर्क क्या है? जो क्वेश्चन हमने किया उसके अंदर हमें अपस्ट्रीम के लिए अलग टाइम दिया था और डाउनस्ट्रीम के लिए अलग टाइम दिया था, लेकिन जो अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ आधा क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन मुझे समझ आ गया दैट हल्की सी वेरिएशन है, हल्का सा अलग कॉन्सेप्ट है। क्या अलग कॉन्सेप्ट है? दैट यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को मिला के टाइम दिया हुआ है। I repeat the question from the starting. It says a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. Then in 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो इन्होंने भी हमें वही निकालने को कहा है जिसको मैंने यहाँ पे x और y लेट किया है, that is speed of rowing या फिर speed of boat जिसको यहाँ पे बोल दिया है in still water, and जिसको यहाँ पे हमने बोला था speed of the current, और यहाँ पे कह रहे हैं speed of the stream। सो कंफ्यूज नहीं होने, मांग सेम चीज रहे हैं, बस क्वेश्चन हमें अलग तरीके से दिया है
देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसमें इक्वेशन बनाएंगे कैसे। ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें मैं कुछ फॉर्मेलिटी सेम रहने दे रहा हूं। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट बी y किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो उस करंट को स्ट्रीम लिख सकते हो, देन यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट लिख सकते हो इन स्टिल वाटर, क्योंकि क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट उसी लैंग्वेज में मांग रहे हैं। सो आप प्रेफर कीजिए दैट आप वही सेम लिखें जो क्वेश्चन मांग रहा है, जो वर्ड्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब एक बार इक्वेशन बनाने पे ध्यान देते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया जहां पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों एक साथ है तो क्या होगा। अब स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम पहले लिख लेते हैं। अगर डाउनस्ट्रीम हो रही है तो स्पीड क्या होगी, इट विल बी x प्लस y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगी, अगर अपस्ट्रीम है तो फाइनल स्पीड निकल के आएगी x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इट सेज दैट अ बोट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सो फॉर्मूला वो यूज होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। फर्क सिर्फ इतना है दैट यहां पे दो अलग अलग केसेस हैं। सो इट विल बी d अपॉन s जब ये मेरा जा रहा है अपस्ट्रीम, प्लस d अपॉन s डिस्टेंस अपॉन स्पीड जब ये जा रहा है डाउनस्ट्रीम, एंड दोनों को ऐड करके मेरा फाइनल निकल के आएगा टाइम। सो क्वेश्चन के हिसाब से अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सो 30 अपॉन x माइनस y प्लस एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 अपॉन x प्लस y। और कितनी देर ले रहे हैं, इसमें देर लग रही है 10 आवर्स, टाइम दिया हुआ है 10। ये मेरे पास पहले जो पार्ट दिया हुआ क्वेश्चन का उसकी वजह से मेरे पास ये पार्ट आ चुका है, मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। इसको मैं सिंपलीफाई कैसे करूंगा ये आपको पहले सिखा चुके हैं दैट अगर डिनोमिनेटर में x माइनस y और x प्लस y है तो इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में ये हम कर चुके हैं। कैसे करेंगे, हम ले लेंगे 1 अपॉन x माइनस y को u और ले लेंगे 1 अपॉन x प्लस y को v। वो आप खुद कर सकते हैं। अभी के लिए मैं देखूंगा अगर मैं केस 2 की तरफ चलूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, इट सेज इन 13 आवर्स। तो पहले ही मुझे एक टाइम दे दिया गया है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, सो 40 अपॉन x माइनस y एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, सो प्लस 55 अपॉन x प्लस y। सो यहां पे मेरे पास क्या है 40 अपॉन x माइनस y प्लस 55 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 13। अब अगर मैं कह रहा हूं दैट लेट 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू v, क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दैट लेट 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू v। तो मेरे पास इक्वेशंस क्या बन रही हैं, मेरे पास इक्वेशंस बन रही हैं 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, ये होगी फर्स्ट, एंड देन 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, ये होगी मेरे पास सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन। सो इन दोनों को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, सॉल्व करेंगे, u और v की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद x और y की सर्टेन वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करना मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा चुका हूं, कैसे इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जहां पे दो बार सॉल्व करना पड़ता है। अब अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो वाली तो वो भी आप दोबारा देख सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, अपस्ट्रीम करते कैसे हैं, डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कैसे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगले वीडियो में जो सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बच गए हैं उनको सॉल्व करेंगे एंड उसके साथ हम अपना चैप्टर खत्म करेंगे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 2 पार्ट 2 और पार्ट 3 करके चैप्टर को कर देंगे खत्म। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आई हो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।